ठीक है। सिस्टम में एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तो बात ही नहीं है कुछ। तो स्टीलर सिस्टम में जैसे मैं बता रही थी आपको, हाँ, कल अपन ने क्या देखा था स्टीलर सिस्टम में, टाइप्स ऑफ स्टील देखी थी। तो रंभ के प्रकार कौन कौन से थे? प्रोटो स्टील, ठोस रंभ व नाल रंभ, साइफोनो स्टील। तो प्रोटो स्टील कितनी प्रकार की कल मैंने बताई थी? एक तो थी हैप्टो स्टील, एकल रंभ, और एक थी एक्टिडो स्टील, अरिय रंभ, प्लैक्टो स्टील, पटेल रंभ, और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। और कल अपन ने किसके बारे में चर्चा करी थी? नाल रंभ साइफोनो स्टील के बारे में भी करी थी, एंड द ओरिजिन ऑफ साइफोनो स्टील। तो अपना जो बचा था वो कौन सा पार्ट था? मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनो स्टील। तो आज अपन क्या पढ़ते हैं? नाल रंभ के रूपांतरण। तो अपन सबसे देखते हैं नली रंभ है, सोलेनो स्टील है। तो सोलेनो स्टील, इस रंभ में लीफ ट्रेस, पर्ण ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है, तथा इस स्थान पर रंभ में एक विदर गैप बन जाता है, जिसे पर्ण विदर लीफ गैप कहते हैं। तो एक सतह पर एक ही पर्ण विदर लीफ गैप होता है, अथवा पर्ण विदर अतिव्यापित ओवरलैप्ड नहीं होते हैं। पर्ण विदर लीफ गैप्स अति व्यापित नहीं होते हैं, और नाल रंभ के समान नली रंभ भी एक्टोफ्लोइक अथवा उभय फ्लोएमी एम्फीफ्लोइक हो सकती है, जैसे कि एडियंटम पेटिटम में। तो देखो ये नली रंभ दिखाया है बेटा, नली रंभ का मतलब है साइफोनो स्टील। इसका डायग्राम किसका है? बही फ्लोएमी नली रंभ, मतलब एक्टोफ्लोइक साइफोनो सोलेनो स्टील, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, और उभय फ्लोएमी एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। तो कहने का मतलब है कि मैंने क्या बताया, जो सोलेनो स्टील है उसमें जो लीफ गैप्स है वो ओवरलैप्ड नहीं होते हैं, और ये दो तरह का होता है, एक तो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, एक है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। अब बात करते हैं डिक्टिव स्टील की, जाल रंभ की। तो फड़ की अनेक जातियों में हिरासत प्रकंद पर पत्तियां सघन व्यवस्थित होती हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें इनमें पर्ण विदर लीफ गैप अति व्यापित ओवरलैप्ड होते हैं। तो इस प्रकार की रंभ जाल रंभ डिक्टिव स्टील कहलाती है। तो अति व्यापित पर्ण व शाखा विदर के कारण रंभ अनेक खंडों में विदलित हो जाती है। आप देख रहे हो ये डिक्टिव स्टील का डायग्राम है। तो जो रंभ है, स्टील है, वो अनेक खंडों में टूट जाती है। तो ये खंड दिख रहे हैं, तो स्टील है, रंभ है, अनेक खंडों में विदलित हो जाती है, और ये खंड क्या कहलाते हैं? मेरिस्टील कहलाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, ये खंड मेरिस्टील कहलाते हैं। एग्जाम्पल है डायोप्टेरिस व टेरिस। अब ये बचा था अपना बहुचक्रीय रंभ, पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो कुछ फर्ण में रंभ की दो या अधिक समकेंद्री वलय रिंग्स उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के रंभ बहुचक्रीय रंभ कहलाते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील किसे कहते हैं? कि कुछ फर्ण ऐसे हैं जिसमें स्टील की रंभ की दो या दो से अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स समकेंद्री वलय उपस्थित होती है। इस प्रकार के रंभ को बहुचक्रीय रंभ कहते हैं। जैसे कि बेटा टेरिडियम एक्यूलेनम में दो समकेंद्री वलय पाए जाते हैं, जबकि एक है मेटोनिया पैक्टिनेटा में 3 समकेंद्री वलय पाए जाते हैं, तथा टेरिस पोडोफिला में 4 समकेंद्री वलय पाए जाते हैं। तो डायग्राम किसका देख लो? बहुचक्री रंभ पॉलीसाइक्लिक स्टील का। तो कहने का मतलब ये डायग्राम में देखो, मतलब these are the meristeels of the outer ring and these are the meristeels of the inner ring। तो मैंने क्या बताया? टेरिडियम एक्यूलिनम में 2 समकेंद्री वलय पाए जाते हैं, जबकि मेटोनिया पैक्टिनेटा में
3 समकेंद्री कॉन्सेंट्रिक वलय, समकेंद्री वलय पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं, तब जबकि टेरेस पोडोफिला में 4 समकेंद्री वलय पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं बहुचक्रीय रंभ का नामकरण इसकी बाह्य वलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि बाह्य वलय नली रंभ हो तो उसे पॉलीसाइक्लिक सोलिडोस्टील कहते हैं, बहुचक्री नलीरंभ कहते हैं। और यदि बाह्य वलय जालरंभ हो तो उसे बहुचक्री जालरंभ पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील कहते हैं। अब बात करते हैं यूस्टिलिक साइफोनोस्टील की। तो यूस्टिलिक साइफोनोस्टील क्या होती है? इसमें नालरंभ की खोखली जाइलम वलय टूटकर अनेक समपार्श्विक संवहन पुलों का निर्माण करती है और सभी संवहन पुल एक वलय में स्थित रहते हैं। तो इसे पॉलीफेसिकुलर साइफोनोस्टील भी कहते हैं। और इस प्रकार की यूस्टिलिक साइफोनोस्टील रंभ इक्विसिडम के वायवीय प्ररूप की पर्व में पाई जाती है। तो बेटा इस तृप्ति आशीष ये हो गया स्टीला सिस्टम। अब कंप्लीट हो गया आपका, क्या हो गया? स्टीला सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन पूछता हो तो पूछ लो, नहीं तो अब मैं बताने जा रही हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो अपन यह माना जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, यह माना जाता है कि टेरिडोफाइट पादपों का विशेष आर्थिक महत्व नहीं पाया जाता है और यह पादप मतलब टेरिडोफाइट्स पैलियोजोइक महाकल्प में प्रमुख वनस्पति के रूप में विद्यमान थे, परंतु आज पृथ्वी पर इनकी संख्या अन्य वर्गों के पादपों की तुलना में काफी कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। तो कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो कि भोज्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो कुछ फर्ण प्रजातियां स्टार्च का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कुछ फर्ण प्रजातियां मतलब some of the ferns are an important source of starch। तो कौन सा फर्न है? जैसे है साइथिया व एंजियोप्टेरिस तथा मेरिशिया आदि के तनों को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको? वापस सुनना, साइथिया, एंजियोप्टेरिस व मेरिशिया आदि के तनों को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार मार्सिलिया ड्रमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। तो क्या बता रहे हैं? जो मार्सिलिया अपन ने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स है, तो इसकी कौन सी जाति है? मार्सिलिया ड्रमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। इसी प्रकार टेरिडियम के भूमिगत प्रकंद तथा पत्तियों को विश्व के कुछ क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा भोजन की कमी के समय खाया जाता है। तो टेरिडियम, मार्सिलिया, एंजियोप्टेरिस, साइथिया, ये क्या है? ये these are an important source of food। इसी प्रकार भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि बेटा बॉट्रिकियम टर्नेटम। इनके नाम याद रखने, कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं क्योंकि भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो एक है बॉट्रिकियम टर्नेटम, एक है इक्विसिडम आर्वेंस, दूसरा है नेफ्रोलैपिस बाइसेरेटा और नेक्स्ट है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। टेरिडोफाइट किसके रूप में? भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि एथीरियम फिलिक्स फोमिना ये भी भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा निकिता, आप तो हिंदी मीडियम के हो ना बेटा? निकिता चौधरी, हिंदी क्यों, इंग्लिश क्यों बेटा? यस मैम। अच्छा बेटा हिंदी क्यों? हिंदी अच्छा बेटा मैम। हाँ तो हिंदी में बता देते। अच्छा अब टेरिडोफाइट्स, कौन कौन से टेरिडोफाइट्स? हाँ बेटा हिंदी में बता रहे हैं तो मैं इंग्लिश में नहीं बता रही फिर। अच्छा बेटा कौन कौन से
हाँ बेटा बोलो। मैम आपने कल जो नोट सेंड किए थे ना वो इंग्लिश में किए थे, तो हिंदी में सेंड कर देना मैम ग्रुप में। अच्छा बेटा इंग्लिश हिंदी में भी कर दूंगी। हाँ इंग्लिश में तो किया ही थे मैंने, तो आज हिंदी में भी कर देंगे बेटा। अच्छा साक्षी यादव अभी आई है, इंग्लिश में बता देंगे। अच्छा कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो कि चारे के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स को चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो मतलब सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉडर, जैसे कि एजोला पिनेटा को पशुओं के चारे तथा मुर्गियों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि टेरिडियम एक्यूलाइनम के प्रकंद एवं प्रपर्ण को पशुओं कैटल्स एंड पिग्स को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो आइसोइड्स के कॉर्न बतख व अन्य जलीय जंतुओं के भोजन का स्रोत है। अब टेरिडोफाइट्स एज मेडिसिन्स, टेरिडोफाइट्स का औषधीय उपयोग भी है। तो अनेक टेरिडोफाइट्स का औषधीय महत्व है जो विभिन्न रोगों के उपचार में लाभकारी है। इनके लगभग सभी पादप भागों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों को रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो महत्वपूर्ण औषधीय टेरिडोफाइट्स का विवरण है। एक तो है बेटा टेरिडोफाइट है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस का उपयोग मूत्रवर्धक एवं सुजाग गोनोरिया के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार लाइकोपोडियम क्लेविटम का काढ़ा बनाकर डिकॉक्शन गठिया लिवर तथा गुर्दे के रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम के बीजाणुओं को त्वचा पर छिड़कने वाले पाउडर के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं, जो त्वचा में संक्रमण को रोकते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, जो अपन ने पहले नहीं की थी, मतलब बिकॉज तो अपन साक्षी भी आ गई है तो उनको इंग्लिश मीडियम में बता देते हैं। तो in comparison with gymnosperms and angiosperms, the pteridophytes are economically not so important, but some of the pteridophytes, they play an important role in economic production like food, fiber and medicine. So what are the pteridophytes which are used as source of food? So some species of ferns are rich source of starch, मतलब कुछ स्पीसीज फर्न की ऐसी हैं जो कि स्टार्च का स्रोत है। तो द स्टेम ऑफ साइथिया, एंजियोप्टेरिस एंड मेरिटिया आर एडिबल। तो ये क्या क्या है? मेरिटिया, एंजियोप्टेरिस एंड साइथिया, these are the pteridophytes, and the stem of Scythia, Meritia and Angiopteris are edible, मतलब खाने योग्य हैं, and the young leaves and rhizome of Pteridium eaten by some tribes during the scarcity of the food. तो edible pteridophytes कौन से ऐसे pteridophytes हैं जो कि खाने योग्य हैं? तो इनको बोलेंगे अपन edible pteridophytes are Botrychium ternatum, Equisedum arvens, Nephrolepis bicillata, Ophioglossum reticulatum. These names you have to remember. मतलब the pteridophytes which are edible and which are used as source of food are Botrychium ternatum, Equisedum arvens, Nephrolepis, Ophioglossum. And some of the pteridophytes are also used as fodder. So sometimes few pteridophytes are also employed as a fodder like which pteridophyte? Example is Azolla pinnata. Azolla is a pteridophyte, and this Azolla pinnata is used in cattle and poultry food. Rhizome and frond of Pteridium aculinum is used as a fodder for cattle and pigs. जो rhizome है, प्रकंद है किसका? Rhizome of Pteridium aculinum. It is used as a fodder for cattle and pigs. And now, which are the pteridophytes which are used as medicines? So, pteridophytes are significant as medicinal source by, है ना?
तो Slezilla bryopteris is used as diuretic and for the treatment of gonorrhea. इसी प्रकार एक टेडोफाइट है. Name of the टेडोफाइट is Lycopodium clavitum. So Lycopodium clavitum decoction is used for the treatment of arthritis, lungs and kidney disorders. मतलब एक टेडोफाइट है बेटा, उसका नाम क्या है? लाइकोपोडियम क्लेविटम है. और लाइकोपोडियम क्लेविटम का काढ़ा बनाया जाता है, डिकॉक्शन बनाया जाता है. और दिस डिकॉक्शन या काढ़ा इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस. गठिया के रोग को उपचारित करने में काम आता है. वह लंग्स एंड किडनी डिसऑर्डर्स को भी ट्रीटमेंट करने के काम आता है. तो Lycopodium spores are also used as talcum powder which control the skin infection. So Lycopodium powder is also used for the treatment of skin infection. And the roots of Lygodium boiled with mustard oil are used as painkiller. They are used as painkiller and skin disease ट्रीटमेंट. सो अपन हिंदी में भी अब बात कर लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेडोफाइट्स की. तो सबसे पहले मैं क्या बताई थी, कुछ टेडोफाइट्स ऐसे हैं जैसे कि स्लेजिला ब्रायोप्टेरिस का उपयोग मूत्रवर्धक एवं गोनोरिया के उपचार में किया जाता है. इसी प्रकार लाइकोपोडियम क्लेविटम का काढ़ा बनाकर गठिया, लिवर तथा गुर्दे मतलब किडनी के रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है. एक मैंने भी इंग्लिश में बताया, लाइगोडियम फ्लेक्सोसस या लाइगोडियम फ्लेक्सोसम की जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द तथा त्वचा रोगों के उपचार में काम लिया जाता है. तो कौन सा टेडोफाइट है, इसका नाम याद करोगे, लाइगोडियम फ्लेक्सोसम की जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द तथा स्किन डिजीजेस त्वचा रोगों के उपचार में काम लिया जाता है. और लाइगोडियम फ्लेक्सोसम के वायवीय भागों के एक्वस एक्सट्रैक्ट जलीय निचोड़ को खांसी, अल्सर तथा बवासीर के उपचार में भी प्रयोग करते हैं. इसी प्रकार एक टेडोफाइट है लाइगोडियम लॉन्गिफोलियम का उपयोग पेट दर्द, स्टोमक एक, अतिसार में किया जाता है. इसी प्रकार है लाइगोडियम डाइकोटोमा का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में भी किया जाता है. एक आप पढ़ते हैं इक्यूसिडम, अपन ने पढ़ा है. तो इक्यूसिडम डेवाइल का उपयोग सुजाग, गोनोरिया तथा गठिया जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है. और इक्यूसिडम आर्वेंस का उपयोग मूत्रवर्धक, डायूरेटिक, डायबिटीज तथा हड्डी के कैंसर व मस्से के उपचार में भी किया जाता है. तो वी आर रीडिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेडोफाइट्स. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्यूसिडम डिवाइल. दिस इक्यूसिडम डिवाइल is used for the treatment of gonorrhea and for the treatment of arthritis. So Icosium arvens is used as a diuretic and Icosium arvens जो कि टेडोफाइट है, it is used for the treatment of diabetes, for the treatment of bone cancer और for the treatment of piles. तो पाइल की बीमारी हो जाती है तो भी Icosium arvens का यूज किया जाता है. किसी को हड्डी का कैंसर है, बोन कैंसर है, तो भी इक्यूसिडम आर्वेंस का यूज किया जाता है. ठीक है, तो इक्यूसिडम आर्वेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. जब डायबिटीज होती है तो इसका भी उपचार किया जाता है. और बोन कैंसर एंड पाइल्स. तो राइजोम पाउडर ऑफ हेलमिंथोस्ट्रेकिस इज यूज्ड एज हेल्थ एंड ब्रेन टॉनिक. तो एक टेडोफाइट है, इसका नाम क्या है, हेलमिंथोस्ट्रेकिस. तो इसका जो पाउडर है, राइजोम का जो पाउडर है, राइजोम पाउडर ऑफ हेलमिंथोस्ट्रेकिस is used as health and brain tonic, and the frond of adiantum is given for fever
फ्रॉन्ड ऑफ एडिएंटम डिकॉक्शन, जो एडिएंटम है ये भी एक फर्न है बेटा, तो इसका काढ़ा बनाया जाता है। तो फ्रॉन्ड ऑफ एडिएंटम इज गिवन फॉर फीवर, कफ एंड चेस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट in South India. So the decoction of the frond of adiantum is also useful in wound healing. जब घाव हो जाता है तो घाव भरने के मतलब वुंड हीलिंग में भी काम आता है। किसका काढ़ा, मतलब डिकॉक्शन बोलते हैं काढ़े को, तो फ्रॉन्ड ऑफ एडिएंटम इसका काढ़ा बनाया जाता है, डिकॉक्शन बनाया जाता है। एंड दिस डिकॉक्शन और काढ़ा इज यूज्ड इन वुंड हीलिंग और स्नेक बाइटिंग treatment or for scorpion biting treatment. So this is the economic importance of some of the pteridophytes. अब नेक्स्ट बात करते हैं हेलमिंथोस्टेकिस, जैसे इंग्लिश में बता दिया था, हेलमिंथोस्टेकिस के प्रकंद के चूर्ण को शक्तिवर्धक एवं मस्तिष्क टॉनिक, ब्रेन टॉनिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार एडिएंटम के प्रपर्ण मतलब फ्रॉन्ड का अर्क दक्षिण भारत में बुखार, खांसी तथा वक्ष रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एडिएंटम के प्रपर्ण फ्रॉन्ड का चूर्ण घाव भरने, वुंड हीलिंग एवं कुत्ते या बिच्छू स्कॉर्पियन काटने के उपचार में भी लाभदायक होता है। इसी प्रकार अपन ने मार्सिलिया पढ़ा है टेरिडोफाइट, तो मार्सिलिया की पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाकर खांसी व दमे के उपचार में किया जाता है। मतलब द डिकॉक्शन इज प्रिपेयर्ड by using the Marsilia leaves, and this decoction which is prepared by the Marsilia leaves is used for the treatment of asthma and for the treatment of cold. इसी प्रकार एक टेरिडोफाइट है ड्रायोप्टेरिस, क्या नाम है, ड्रायोप्टेरिस के प्रकंद का उपयोग कृमिनाशी एंटी हेलमिंथिक के रूप में किया जाता है तथा ड्रायोप्टेरिस की पत्तियों से एपिलेप्सी, मिर्गी का उपचार किया जाता है। मतलब द लीव्स ऑफ द ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। किसी को जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी होती है, तो ड्रायोप्टेरिस है, टेरिडोफाइट है, इसकी पत्तियों से एपिलेप्सी, मिर्गी का इलाज किया जाता है। इसी प्रकार एक टेरिडोफाइट है ऑफियोग्लॉसम वल्गेटम। ऑफियोग्लॉसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण खून बहने से रोकने एवं घाव भरने में मदद करता है। नेक्स्ट है टेरिस एंसिफॉर्मिस की प्रपर्ण का उपयोग माहवारी नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन तथा चाइल्ड बर्थ में किया जाता है। मतलब वन ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज टेरिस, P silent, PTERIS, टेरिस एंसिफॉर्मिस. So the frond of Teris ensiformis is used for the control of menstruation and for childbirth or at the time of delivery. अब बात करते हैं what are the ornamental plants, कुछ सजावटी पादपों के बारे में। तो कुछ सजावटी टेरिडोफाइट्स क्या है, पहले विषय बता देती हूँ। The leaves of Marsilia as decoction are used for cough treatment and for the treatment of asthma. तो मार्सिलिया क्या है, टेरिडोफाइट है। तो leaves of the Marsilia are used and from these leaves of Marsilia decoction मतलब काढ़ा is prepared, and this decoction is used for the treatment of cough and asthma. And the rhizome of Dryopteris is used as anti-helminthic, and the leaves of Dryopteris are used for the treatment of epilepsy. अब बात करते हैं what are the ornamental plants, और टेरिडोफाइट्स कुछ ऐसे हैं जो कि ornamental हैं, शोभाकारी पादप हैं। तो ferns are cultivated in gardens and greenhouses because of their attractive foliage that are used by people in floral decorations. मतलब कुछ फर्न ऐसे हैं जो कि गार्डन्स में जिनको उगाया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, या कुछ फर्न्स को ग्रीन हाउसेस में भी उगाया जाता है
because of their attractive foliage. तो leafless Xylotum is green dichotomous branch plant, and this leafless Xylotum जो अपन पढ़ चुके हैं Xylotum is also known as whisk fern, and this Xylotum, which is called as whisk fern also, it is used as ornamental plant. तो Xylotum क्या है? एक ornamental शोभाकारी पादप है. Different beautiful ferns, कोई और भी है beautiful ferns like Adiantum, cuneatum, Angiopteris, Maratea, ये सब ferns है. Maratea, Nephrolepis, they are used in the pot for decoration of balcony. अपन बालकनी में भी, अपनी जो घर की बालकनी है उसमें भी कुछ ornamental ferns रखते हैं, plants रखते हैं. तो these are the ferns like Adiantum, cuneatum, Angiopteris, Maratea, Nephrolepis. They are used in the pot for the decoration of balcony and garden for beautification. So some tree ferns like Scythia are cultivated in gardens. तो अपन बात करेंगे, अभी किसकी बात करेंगे? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की. तो सजावटी पादप, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनको सजावटी पादप के रूप में प्रयोग लिया जाता है. तो अनेक खूबसूरत फर्न, कौन कौन से ब्यूटीफुल फर्न है? एडियंटम, क्यूनिएटम, एंजियोप्टेरिस, मैरेटिया एंड नेफ्रोलेपिस आदि को गमलों में सजावटी पादप के रूप में घर की बालकनी या बगीचे में लगाया जाता है. और कुछ वृक्ष फर्न ऐसे हैं जैसे कि साइथिया को उद्यानों में, गार्डन्स में लगाया जाता है. तो शिष्य अब एंड कर देते हैं, कल और कर लेंगे.